नमस्कार। हमारी आज की कहानी है विधवा स्त्री का संघर्ष। घर की चौखट पर बैठी वृंदा एकटक बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। लेकिन वो जानती थी अब कोई लौटकर नहीं आएगा। केशव, उसका पति, उसकी दुनिया एक सड़क दुर्घटना में सब कुछ पीछे छोड़ गया था। वृंदा का जीवन यहीं ठहर गया था। घर में उसकी सास जानकी जी अब वृंदा को बहू नहीं, एक बोझ समझने लगी थी। विधवा औरत घर में हो तो साया भी डरता है। उन्होंने एक बार ये बात पड़ोसन से कही थी और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सिद्धार्थ, वृंदा का देवर, अभी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। वो वृंदा का सम्मान करता था, उसे भाभी नहीं माँ जैसा दर्जा देता था। लेकिन गांव वाले की जुबान तो जैसे बस जहर ही उगलना जानती है। बहू जवान है, देवर जवान है, दिन भर घर में दोनों अकेले रहते हैं। कुछ तो चल रहा होगा दोनों के बीच। अब तो सिद्धार्थ के लिए रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात धीरे धीरे जानकी जी के मन में घर करने लगी। आखिरकार एक दिन उन्होंने वृंदा से सीधा कह दिया, बहू, अब बहुत हुआ, तू अपने मायके चली जा। ये घर अब तेरा नहीं रहा। जब पति नहीं तो घर कैसा। सास की बात सुन वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, माँ जी, मेरे मायके में कोई नहीं बचा और ये घर मैंने भी संजोया है। केशव जी के साथ सपने देखे हैं इस आंगन में। बस बस बहू, सपने जब देखे थे तब देखे थे। अब एक विधवा औरत को सपने नहीं देखने चाहिए। जानकी जी का चेहरा नफरत से और गुस्से से लाल हो गया। इधर गांव वाले की भी नजर अब वृंदा पर दया से ज्यादा शक से भरी होती थी। वो खेत में जाए तो औरतें कानाफूसी करें, बाजार जाए तो मर्द घूरें, और तो और जब रसोई में चूल्हा जलाए तो जानकी जी कहती, बहू, अब किसके लिए छप्पन भोग बना रही हो। अब तो तुम्हारा पति नहीं रहा। सास की बातें सुन वृंदा की आंखों में आंसू उतर आते। वो सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन समाज ने उसे 50 का बना दिया। सिद्धार्थ, जो कहीं ना कहीं जानकी जी की हरकतों को देख रहा था, एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी पर शक करना बंद करो। वो ऐसी नहीं है। आप क्यों जहर घोल रही हो इस घर में। सिद्धार्थ की बातों से जानकी जी और भड़क गई और गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, तू चुप रह सिद्धार्थ। औरतों के दुख से ज्यादा समाज की इज्जत बड़ी होती है, और अगर तू ही उसकी ढाल बन गया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देवर भाभी में कुछ तो है। सिद्धार्थ अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत था। माँ की ऐसी गिरी हुई बातें सुन चिढ़ते हुए बोला, तो क्या करे माँ, उसे घर से निकाल दे। बिना एक पल भी गवाए जानकी जी ने कहा, हाँ तो ठीक है माँ, फिर मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा, क्योंकि जहाँ एक बेगुनाह औरत का अपमान होता है वहां मेरा रहना मुश्किल है। जानकी कुछ नहीं बोली। सिद्धार्थ कमरे से निकल गया और वृंदा चुपचाप दोनों की बातें सुन आंसू पीकर काम कर रही थी। वृंदा की यही चुप्पी उसके लिए काल बन गई। एक शाम गांव की पंचायत बैठी। मुद्दा वृंदा का था। वृंदा बेचारी चुपचाप नजरें नीचे किए सबके सामने खड़ी थी। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, एक विधवा जवान औरत और देवर एक ही घर में, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। इससे हमारी बहन बेटियों पर भी गंदा असर पड़ेगा। उसे गांव से निकालो। सबने उसका समर्थन भी किया कि तभी सिद्धार्थ खड़ा हुआ। अगर मेरी भाभी को गांव से निकाला गया तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुन पंचायत में खुसर पुसर हुई। तो क्या तू उससे शादी करेगा? किसी ने जहर उगला। सिद्धार्थ सन्न रह गया। उसने वृंदा की ओर देखा तो उसने रोते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं विधवा हूं, लेकिन उल्टा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पहली बार उसने चुप्पी तोड़ी थी। बिना कोई फैसला लिए पंचायत खत्म हो गई। लेकिन उसी रात वृंदा ने सास के कमरे में जाकर कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब आपका सुहाग गया था तो क्या किसी ने आपको यूं ही घर से निकाल दिया था? वृंदा की बात सुन जानकी जी सन्न रह गई। वृंदा ने आगे कहा, आपको तो लोगों ने सहारा दिया था ना, लेकिन मुझे
सिर्फ शक मिला? क्या मेरी गलती बस यही है कि मैं जवान हूं? तू सवाल कर रही है मुझसे? नहीं माँ जी, मैं सिर्फ अपने लिए एक कोना मांग रही हूँ जहां मैं सांस ले सकूं, मर्यादा में इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूं। आपको पता है ना, मेरा मायका भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी मर गए हैं, कोई नहीं है मेरे मायके में। मैं कहाँ जाऊंगी? एक बार मेरी जगह आप रह के तो सोचिए। वृंदा की बात सुन जानकी जी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया भर का दर्द, तड़प, दुख, तकलीफ उसे घेरे हुए हैं और वो बेचारी मासूम से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। खून के आंसू पीकर इस घर में रह रही है क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं है। शायद पहली बार जानकी जी वृंदा की तकलीफ को समझ पाई थी, इसलिए उन्होंने वृंदा को घर से बाहर नहीं निकाला और शांत हो गई। वृंदा ने भी अपने आप को घर के कामों में डुबा दिया। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और जो खाली समय बचता उसमें सिलाई कढ़ाई करती। वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, पर लोगों को उसकी मेहनत नहीं, उसका विधवापन दिखता था। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे कल्लन ने भरे बाजार में वृंदा से बदतमीजी कर दी। क्या बात है भाभी जी, अकेली हो, जवान हो, अगर देवर कुछ नहीं करता तो हम है ना। उसकी आंखों में गंदगी थी। उसने वृंदा की साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की तो वृंदा ने तुरंत ही एक जोर का तमाचा जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न था। कल्लन को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई तो वो गरजते हुए बोला, अरे तू विधवा होकर इतनी आग दिखा रही है, तुझे तो। कहते हुए कल्लन जैसे ही आगे बढ़ा, वृंदा ने एक और थप्पड़ जोर का मारा। बस फिर क्या था, शाम को ठाकुर पंचायत बुलाता। कल्लन ने सबके सामने झूठ बोला कि वृंदा ने खुद मुझे बुलाया था। बोली थी अकेलापन कटता नहीं है। मैंने मना किया तो मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ गांव वाले बोले, हमने तो खुद देखा वृंदा को कल्लन से बातें करते हुए। अब सब वृंदा के खिलाफ खड़े हो गए तो सिद्धार्थ ने भी गुस्से में कहा, जिसने भी ये घटिया बात फैलाई है, जिसने भी मेरी भाभी की इज्जत पर उंगली उठाई है, वो मेरा सामना करे, फिर मैं बताता हूं उसे। तो तू अपनी विधवा भाभी की रखवाली करेगा? किसी ने फिर तंज मारा। सिद्धार्थ फट पड़ा, हाँ करूंगा, क्योंकि जब भाई मर जाता है तो देवर का भी फर्ज होता है कि वो अपनी भाभी की लाज रखे। ये रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इज्जत से भी चलते हैं। भरी पंचायत में रोज रोज बेइज्जत होकर वृंदा टूट गई थी। आज भी पंचायत बिना नतीजे के खत्म हो गई। वृंदा रात को अकेले छत पर बैठी आंसू बहाते हुए खुद को कोस रही थी कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता। तभी सिद्धार्थ भी छत पर आया। भाभी आप रो रही हैं? सिद्धार्थ, मैं अब थक चुकी हूं। हर रोज मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं कैसी औरत हूं। हर दिन लोग अपनी आंखों से मेरी इज्जत नापते हैं। वृंदा का रोना देख सिद्धार्थ भी दुखी हो गया। उसने कहा, भाभी अब चिंता मत करिए, मैं हूं ना, और अब तो माँ भी आपके साथ हैं। फिर ये गांव वाले क्या हैं? आज नहीं तो कल ये भी सब कुछ भूल ही जाएंगे। सब समय का खेल है भाभी, आप बस हिम्मत मत हारिए। पर कब तक सिद्धार्थ, कब तक? कब तक मैं लोगों के ताने सुनती रहूंगी? मेरे चक्कर में तुम भी तो पिस रहे हो ना। जानकी जी दूर से ये सब देख रही थी। वृंदा की बात सुन उनका दिल भीग गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि यह औरत गलत नहीं, फिर भी मैं इसे कोसती रही। कितना दुख झेल रही है बेचारी। जानकी जी पहले जितना ही लोगों की बातें सुन वृंदा से जलती थी, अब उतना ही वृंदा को देखकर उनके अंदर ममता जागती थी। सुबह उन्होंने वृंदा के लिए पहली बार चाय बनाई। ले बहू, पी ले मेरी तरफ से। वृंदा हैरान थी। माँ जी आप? हाँ बहू, माफ कर दे, तू सच में बड़ी दिल वाली औरत है। समाज ने तुझे नीचा दिखाया लेकिन तू झुकी नहीं। सास की बातों से वृंदा को सुकून मिला कि कम से कम
इस घर के लोग तो उसे समझने लगे, क्योंकि ठाकुर और कलन की नजरों में अभी भी वृंदा खटक रही थी। वृंदा ने कलन को तमाचा नहीं मारा था, बल्कि उसकी घमंड को रौंदा था। ठाकुर और कलन के मन में बदले की आग जल रही थी। इस औरत ने हमारी खानदान की नाक कटवा दी। अब इसका ऐसा हाल करेंगे कि खुद को आईने में देखने से भी डर जाएगी। कलन ने गांव के ही एक नशेड़ी रामू को बुलाया और बोला, सुनो रामू, काम आसान है। रात को घर में घुसना है और वृंदा को बदनाम करना है। बाकी काम पंचायत कर देगी। रामू को शराब और पैसों के लालच देकर राजी कर लिया गया। रात को जब वृंदा अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की की कुंडी तोड़ रामू अंदर घुसा। लेकिन वृंदा की नींद हल्की थी। आहट सुनते ही वो जाग गई। कौन है? डरते हुए उसने टॉर्च जलाया तो रामू ने उस पर झपट्टा मारा। वृंदा ने भी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पास में पड़े डंडे से खींचकर रामू के सिर पर मारा। रामू के सर से खून बहने लगा तो वो डर कर भाग निकला। अगले दिन फिर पंच आया, फिर वृंदा का अपमान। सुबह सुबह ही ठाकुर ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वृंदा के कमरे से एक आदमी को भागते हुए देखा गया है। अब पंचायत ही फैसला करेगी। पंचायत लगी तो कलन बोला, ये विधवा अब गांव की बेटियों के लिए खतरा बन गई है। रात को किसी के साथ पकड़ी गई। हमारे पास सबूत है। रामू खुद बताएगा। रामू लंगड़ाता हुआ आया। उसने कहा, हाँ, मैं वहां गया था। वृंदा ने ही बुलाया था। रामू की बात सुन पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ये सब सुनकर सिद्धार्थ का खून खौल गया। वो रामू पर चिल्ला पड़ा, रामू, तुझे तेरे भगवान की कसम सच बोल, तेरे इस झूठ की वजह से एक अबला नारी बदनाम हो जाएगी। सिद्धार्थ की बात सुन रामू ने आंखें झुका ली तो सिद्धार्थ और तेज गरजते हुए बोला, क्या वृंदा भाभी ने तुझे बुलाया था? बता सबको, वरना। सिद्धार्थ का गुस्सा देख रामू डर से कांपने लगा। नहीं, मुझे ठाकुर ने भेजा था, माफ कर दो। रामू की बात सुन पूरी पंचायत फिर से सन्न रह गई तो सिद्धार्थ ने भीड़ की ओर देखते हुए बोला, अब बताओ, क्या औरत होना गुनाह है? क्या विधवा होना अपराध है? वृंदा भाभी ने उस आदमी को मारकर अपनी इज्जत बचाई थी। इसी का उसने बदला लिया है। और आप सबने क्या किया? उल्टा एक बेगुनाह को ही फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ की बात सुन पूरी भीड़ की आंखें झुक गई। अब जब ठाकुर को लगा कि अब उसका पल्ला हल्का हो रहा है तो वो खड़ा होते हुए बोला, ये सब झूठ है, मैं क्यों भेजूंगा किसी को भला? तभी सिद्धार्थ ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, ये रहा कलन और रामू की बातचीत का रिकॉर्ड। सिद्धार्थ ने कहा, जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मैं उधर से ही जा रहा था। तभी मैंने ये वीडियो बना लिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर करोगे। इसीलिए तो सबूत पहले ही जुटा लिए थे। और अब पुलिस कभी भी आ सकती है क्योंकि मैंने पुलिस भी बुला ली है। थोड़ी देर बाद ठाकुर और कल्लन को पुलिस उठा ले गई और फिर खड़ी हुई जानकी जी, जो पूरे पंचायत में गरजते हुए बोली, बस बहुत हो गया मेरी बहू के साथ खिलवाड़। आइंदा से ना कोई पंचायत बैठेगी, ना मेरी बहू पर कोई उंगली उठेगी। किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझसे बात करेगा, क्योंकि वृंदा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मैं अपनी बेटी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही आज की पंचायत में मेरा फैसला है और ये फैसला अंतिम है। मेरी बहू, मेरा घर, मेरी इज्जत मैं देखूंगी। किसी को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सास की बात सुन वृंदा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। क्योंकि जाने कितनी बार पंचायत बैठी, जाने कितनी बार वृंदा को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। आखिरकार पंचायत ने भी वृंदा से माफी मांगी और अब उसे उसकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का
हक भी मिल गया इस परंपराओं से भरे समाज में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अनुमति दें। धन्यवाद।